आगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? उत्तर है इसका 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? उत्तर है इसका भारतीय वन सर्वेक्षण। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं? उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं, साल एवं सागौन, पीपल एवं नीम और शीशम। नेक्स्ट है सुंदरी निम्न से कौन से वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? उत्तर है इसका मैंग्रोव वन की। ऐसे भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है इसका उपयुक्त दोनों में, यानी कि पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में और अंडमान एवं निकोबार वन में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के क्षेत्रफल के अनुपात में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर है इसका पंजाब में। जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा 8 जुलाई सन 2014 को जारी 12वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित क्षेत्र है? उत्तर है इसका 24.01%। और नेक्स्ट देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र विद्यमान है? उत्तर है इसका मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट किस राज्य में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र विस्तृत है? उत्तर है इसका मिजोरम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या है कि मिजोरम में 90.38% क्षेत्र में वन क्षेत्र जो कि देश में सर्वाधिक है। फिर वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? उत्तर है कि उपयुक्त सभी कारणों से आवश्यक है। पहला तो ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके ऑक्सीजन गैस विसर्जित करते हैं। दूसरा वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रख करके वर्षा बढ़ाने में सहायक होते हैं। और तीसरा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? उत्तर है इसका 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या है कि भारत में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति घोषित की गई थी और तथा स्वतंत्रता पश्चात 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। नेक्स्ट देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2013 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक वनाच्छेद जिला कौन सा है? उत्तर है इसका उदयपुर। ऐसे राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना 2013 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र क्या है? उत्तर है इसका 0.05 हेक्टेयर। ऐसे वैधानिक रूप से वनों का प्रकार कौन सा है? उत्तर है उपयुक्त सभी है, एक तो रक्षित वन, दूसरा वर्गीकृत वन और तीसरा आरक्षित वन। जैसे राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? उत्तर है इसका अवर्गीकृत वन है। व्याख्या इसका अवर्गीकृत वन मात्र 6.24% क्षेत्र में ही है। जैसे राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उत्तर है इसका चूरू। नेक्स्ट है व्याख्या है कि चूरू जिले में मात्र 72.95 प्रति वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। उसके बाद राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तर है इसका दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी। दक्षिण देश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि इस दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? उत्तर है नवा। नेक्स्ट भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का कितना प्रतिशत है? उत्तर है इसका 9.57%। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में पर्याप्त नहीं है? उत्तर है इसका उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी। जैसे हरित राजस्थान कार्यक्रम किस से संबंधित है? उत्तर है वन विकास से। और व्याख्या है कि राजस्थान में हरित राजस्थान कार्यक्रम का सहभागिता द्वारा वृक्षारोपण करने हेतु 18 जून सन 2009 को प्रारंभ किया गया था। ऐसे भारत में सागवान के वृक्ष किस राज्य में नहीं मिलते हैं और वह कौन सा है? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। ऐसे राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल व पर कौन से वन पाए जाते हैं? उत्तर है इसका अर्धशुष्क क्षेत्रों के उष्ण कटिबंधीय धोक वन। जैसे व्याख्या है कि ये वन 58.11% भाग में है। रेगिस्तान का विकल्प वृक्ष कौन सा है? उत्तर खेजड़ी। नेक्स्ट है राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर है इसका ये किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। नेक्स्ट राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके जैसे कि भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? उत्तर है इसका खेजड़ी। और नेक्स्ट है राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? उत्तर है इसका महुआ का। और नेक्स्ट वनों की रक्षा के लिए सब अपने प्राणों की आहुति देने वाली प्रथम शहीद महिला कौन थी? ये थी अमृता देवी। नेक्स्ट शुष्क व अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? उत्तर है इसका जोधपुर में। नेक्स्ट विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? उत्तर है 21 मार्च को। नेक्स्ट चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तर है इसका वृक्षों को काटने से बचाने से। और नेक्स्ट निम्न स्थानों को सम्मिलित निम्न कथनों को सम्मिलित करना है। तो दिवस दे रखे हैं और तिथि दे रखी है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जैसे पृथ्वी दिवस इसके लिए आएगा 22 अप्रैल। फिर विश्व पर्यावरण दिवस ये भी 5 जून। और ओजोन परत संरक्षण दिवस ये आएगा 16 सितंबर। और विश्व वन दिवस ये आएगा 21 मार्च। अब है नेक्स्ट टॉपिक आर्द्र भूमियाँ या फिर नम भूमियाँ एवं मरुस्थल। आर्द्र भूमियों या फिर नम भूमियाँ
आर्द्र वह भूमि होती है जहाँ की मृदा की पर्याप्त नमी विद्यमान होती है और इसमें वहाँ पर प्रतिवर्ष जलीय पौधे उगाए जा सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पेंटानल है, जो कि दक्षिण अमेरिका व ब्राजील, बोलिविया और पराग्वे पर स्थित है। आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र समझे जाते हैं और जहाँ पर मैंग्रोव, वाटर लिली, नरकर, ट्रेमार्क, ब्लैक स्पूस, साइप्रस, गम आदि हैं वनस्पतियां पाई जाती हैं। और नव भूमि भूसंख्यक लोगों के लिए भी जीवन रेखा है और भारत में लगभग 80% धान की फसल प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी नम भूमियों पर भी आश्रित है। नव भूमि मनुष्य के लिए ताजे जल का अति महत्वपूर्ण साधन है और इस जैव विविधता का केंद्र होने के अलावा भी मानव समाज को पारिस्थितिकी की सेवा प्रदान करती है तथा भी मानवीय कार्यकलापों के कारण ये नव भूमियाँ तेजी से अवक्रमित हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। और जल चक्र व्यवस्था का विखंडन, अवक्रमित प्रभाव क्षेत्रों में सेलेस्टेशन, प्रदूषण, हानिकारक प्रजातियों की वृद्धि होना और संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने के कारण भी इन नम भूमियों को अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। फिर है रामसर कन्वेंशन, नम भूमियों के संरक्षण और धारणीय उपयोग, कन्वेंशंस एंड स्टैंडेबल यूटिलाइजेशंस ऑफ वेल लैंड पर यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इस संधि 2 फरवरी सन 1971 को रामसर माजनदारान ईरान में अंगीकृत की गई थी तथा ये 21 दिसंबर सन 1975 से लागू की गई। नव भूमि संरक्षण की प्रतिबद्धता के रूप में भारत रामसर कन्वेंशन का 1982 में हस्ताक्षरकर्ता बना और इस कन्वेंशन के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नव भूमियों जिसमें कि नदियाँ, झीलें, तटवर्ती झाड़ियाँ, मैंग्रोव और पीटलैंड, कोरल रीफ, तालाब आदि शामिल हैं के उचित उपयोग और संरक्षण की राष्ट्रीय योजना की कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के नुकसान और अवनयन से संबंध में वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए भी की गई है और अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इस संधि का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करना तथा इनके संरक्षण हेतु भी उनके समुचित उपयोग को प्रोत्साहन न देना है। वर्तमान में कुल विश्व में 2065 रामसर साइट्स हैं और रामसर साइट्स की सर्वाधिक संख्या वाला देश यूके सूचित नव भूमियों और रामसर साइट्स के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कनाडा। भारत में नव भूमियाँ रामसर साइट्स 26, भारत को सबसे बड़ी रामसर साइट्स बेम्बनाद कोल नव भूमि केरल 1512.5 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में नव भूमियाँ रामसर साइट्स 2, इसमें पहला तो सांबर झील 240 वर्ग किलोमीटर 23 मार्च 1990 को घोषित, दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 28.73 वर्ग किलोमीटर 1 अक्टूबर 1981 को घोषित। फिर चिल्का झील उड़ीसा तथा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर की 2 आर्द्र भूमियाँ अनेक संरक्षित जल पक्षियों के उल्लेखनीय आवास हैं। मेरे प्रदेशानुसार देश की आर्द्र भूमियों में 8 वर्ग हैं। दक्षिण में दक्कन के पठार की जलाशय, इसमें लेगून और दक्षिण पश्चिम तट की भी आर्द्र भूमियाँ भी शामिल हैं। राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खाड़ी के विस्तृत खारे जलाशय, गुजरात के पूर्व में राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के मध्य प्रदेश तक की अलवण जल की झीलें और अन्य जलाशय हैं। भारत के पूर्वी तट की डेल्टाई आर्द्र भूमियों और लेगून, चिल्का झील, फिर गंगा के मैदान की लवण जल की दलदलें और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ और के मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ तथा हिमालय की पाद पहाड़ियों की दलदलें हैं। कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय प्रदेश की नदियाँ और झीलें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव तथा अन्य आर्द्र भूमियाँ हैं। और फिर विश्व नव भूमि दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय नव भूमि संरक्षण कार्यक्रम NWCP नेशनल वेल्थ एंड कन्वर्जेशंस प्रोग्रामीन नव भूमियों के अवक्रमण को रोकने और नव भूमियों को संरक्षण करने के लिए भी राष्ट्रीय नव भूमि संरक्षण कार्यक्रम NWCP का शुरुआत 1987 में हुई थी और जिसके कि निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहले तो देश की नव भूमियों का संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए भी नीतिगत दिशा निर्देश भी जारी करना, चयनित नव भूमियों में व्यापक संरक्षण उपाय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, फिर कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करना, भारत की नव भूमियों की एक प्रवेशिका तैयार करना और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नव भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 3 नव भूमियाँ लद्दाख की सो मुरारी, जम्मू में मानसर और सुरीनसर और श्रीनगर में वल्तूर को जम्मू और कश्मीर द्वारा अभिचिन्हित किया गया है। फिर केंद्र सरकार द्वारा 4 दिसंबर सन 2010 को नव भूमियाँ संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 बनाए गए और इन नियमों के नियम 5 के तहत ही केंद्रीय
नव भूमि नियमन प्राधिकरण का गठन भी किया गया और इस कार्यक्रम के तहत 24 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 115 नव भूमियां अधिसूचित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय जलीय परितंत्र संरक्षण योजना, राष्ट्रीय नव भूमि संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जलीय परितंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) की एकीकृत स्कीम में मिला दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य एक एकीकृत एवं बहुआयामी नीति और सामान्य विनियामक कार्य ढांचे के माध्यम से भी जैव विविधता एवं परितंत्र में सुधार के अलावा भी वांछित जल गुरुत्वावर्धन को प्राप्त करने के लिए भी झीलों और नव भूमियों का संरक्षण और उनको पहले की स्थिति में भी लाना है। और उसके बाद ये स्कीम झीलों में प्रदूषण को कम करने और इन जलाशयों के जैव विविधता सहित नव भूमि संसाधनों एवं हितधारकों के लिए भी एक लिए उनकी सेवाओं को युक्त उपयोग हेतु योगदान देगी। और एनपीसीए केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में 70:30 के अनुपात में लागत की साझेदारी पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 के से और 12वीं अनुयोजना की अवधि में दौरान प्रचलित की जा रही है। अब रामसर कन्वेंशन में अधिसूचित भारत की रामसर साइट्स: चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, वुलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके झील पंजाब, लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, कंजली पंजाब, रोपड़ पंजाब, अष्टामुड्डी वेटलैंड केरल, भीतर के नैका मैंग्रोव ओडिशा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, दीपोर बील आसाम, पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पॉइंट क्लेमियर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश और ससंथमक कोटा झील केरल, सोमोरीरी जम्मू एवं कश्मीर, बेम्बनाद कोल केरल, चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, हो करसर वेटलैंड जम्मू कश्मीर, रेणुका वेटलैंड और रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, सुरिनसर मानसर लेक जम्मू कश्मीर, अपर गंगा नदी ब्रज घाट से नरेश श्रृंखला उत्तर प्रदेश, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। इसे 29 दिसंबर सन 2012 को अधिसूचित किया गया। और बहुत ही कम वर्षा वाले व शुष्क अब आते हैं मरुस्थल। मरुस्थल के लिए बहुत ही कम वर्षा वाले तथा शुष्क प्रदेश मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं और विश्व के अधिकांश मरुस्थल 20 डिग्री से टिग्रेड से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और यहाँ पर वाष्पीकरण की अधिकता होती है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल प्रधानतया महाद्वीपों के पश्चिम व मध्य भागों में पाए जाते हैं। और मरुस्थल के विभिन्न वर्ग हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ये मरुस्थल सनमार्गी पवनों के कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में फैले हैं और ये प्रदेश स्थल की ओर से आने वाली शुष्क पवनों के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। यूएसए, कैलिफोर्निया का मरुस्थल और अफ्रीका का सहारा, अरब, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कालाहरी तथा दक्षिण अमेरिका में आटाकामा गर्म मरुस्थलों के उदाहरण हैं। फिर मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के आंतरिक प्रदेशों में भी वर्षा कम होती है और क्योंकि ये प्रदेश महासागरों की ओर से भी आने वाली आर्द्र पवनों के प्रभाव कुछ से दूर हैं और कुछ प्रदेश जैसे कि तिब्बत और ईरान ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई वृष्टि छाया द्रोणियां हैं। उत्तरी अमेरिका का ग्रेट बेसिन, मंगोलिया का गोबी, तुर्किस्तान आदि के मरुस्थल इसी प्रकार के हैं। और ठंडे मरुस्थल ये ध्रुवीय प्रदेशों में फैले हैं और ये प्रदेश उच्च वायुदाब के केंद्र हैं और यहाँ से ठंडी और शुष्क पवनें सभी दिशाओं में चलती हैं। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण हैं। फिर विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम में होने के कारण ये स्थल खंड व्यापारिक हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में फैले हैं। व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं जो कि समुद्र से नमी ग्रहण करके महाद्वीप के पूर्वी भागों पर एक वर्षा कर पाती हैं तथा पश्चिमी भागों तक जाते जाते पूर्ण शुष्क हो जाती हैं। अतः स्थल खंड शुष्क ही रह जाते हैं। ये मरुस्थल उप उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव के क्षेत्रों में फैले हैं और जहाँ से ये हवाएं कम दबाव के केंद्रों की ओर आकृष्ट होती हैं तथा पृथ्वी व्यापारिक हवाएं नीचे उतरती हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में वाष्प भरी हवाएं कम आती हैं, इसलिए ये शुष्क रहते हैं। अधिकांश मरुस्थलों के चारों ओर या फिर पार्श्वों के पर्वत श्रृंखलाएं हवाओं के अवरोध स्वरूप ही खड़ी हैं जो कि इन शुष्क क्षेत्रों को और भी वृष्टि छाया प्रदेशों में ला देती हैं, जैसे कि आटाकामा मरुस्थल एंडीज से तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में तथा राजस्थान का थार मरुस्थल अरावली से प्रभावित है। निम्न
अंशों के महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भी ठंडी जलधाराओं के कारण मरुस्थल पाए जाते हैं। क्योंकि ठंडी जलधाराओं के ऊपर बहने वाली पवनें शीत होती हैं, जिस प्रकार से उनमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होती है और ये पवनें निकटवर्ती स्थल खंडों पर वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। ठंडी धाराएं इन तटकों पर शुष्कता को बढ़ावा देती हैं और अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल का अस्तित्व अंशतः ठंडी बेंगुला और पेरुवियन धाराओं के कारण ही